इतिहास, वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। ईएचकार का यह कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। बिल्कुल सही कहा। खास तौर पे जब हम औरंगजेब जैसे थोड़े जटिल ऐतिहासिक किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और आज हम इसी से जुड़ी एक पड़ताल पर बात करने वाले हैं। ये द प्रिंट में एक लेख छपा है, उस पर आधारित है। जी, और ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए और आम जानकारी के लिए भी। बिल्कुल। इस लेख का जो फोकस है वो है ज्ञानचंद्र, एक ऐसा नाम जो शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी ना हो। हाँ, कम ही सुना है। पर उनके 1950 के दशक के कुछ लेख थे जिन्होंने औरंगजेब को एक सहिष्णु शासक के तौर पर पेश करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये एक दिलचस्प मामला सामने आया है। लेख ये बताता है कि ज्ञानचंद्र अक्सर क्या करते थे कि जो सामान्य प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होती थी ना, अच्छा, उसको वो औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति कोई खास उदारता की तरह पेश कर देते थे। जैसे कोई उदाहरण है इसमें? हाँ, एक उदाहरण दिया है बनारस के जंगमबाड़ी मठ का। उनकी कोई संपत्ति थी जो अवैध रूप से जब्त हो गई थी, तो स्थानीय अदालत ने उसे वापस करने का आदेश दिया। अब ज्ञानचंद्र ने इसे ऐसे दिखाया जैसे ये औरंगजेब का व्यक्तिगत संरक्षण हो, उनकी उदारता हो। अच्छा, जबकि लेख कहता है कि शायद सिर्फ एक रूटीन कानूनी प्रक्रिया थी। तो मतलब एक सामान्य सी अदालती कार्रवाई, और उसे शासक की निजी नीति की तरह दिखा दिया गया। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लेख बताता है कि ज्ञानचंद्र के पास ना तो इतिहास में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी और ना ही उन्हें फारसी आती थी। जी, और फारसी तो मुगल काल के जो मूल स्रोत हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और उनके लेखों में तथ्यात्मक गलतियां भी बताई गई हैं। सही कहा। और यहीं पर लेख एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई इतनी कमियों के बावजूद कई जाने माने प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने भी ज्ञानचंद के काम को कोट किया। सच में? हाँ, उनके निष्कर्षों का इस्तेमाल किया। इनमें बीएन पांडे जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो लेख पूछता है कि बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के, बिना वेरिफिकेशन के उनके दावों को अकादमिक जगत में स्वीकृति कैसे मिल गई? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये तो फिर इतिहास लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, किन स्रोतों पर आधारित होता है और उन स्रोतों की कितनी क्रिटिकल जांच होती है। हाँ, ये केस स्टडी हमें यही सिखाती है कि कैसे कभी-कभी जो बड़े ऐतिहासिक दावे होते हैं वो बहुत कमजोर बुनियाद पर टिके हो सकते हैं और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी पर फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि द प्रिंट के लेख में जो तर्क और सबूत दिए गए हैं जी, उन्हें निष्पक्ष रूप से समझना है और देखना है कि औरंगजेब के इतिहास की व्याख्या कैसे कैसे की जाती रही है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो द प्रिंट का ये लेख ज्ञानचंद्र के काम पर, उनके प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, और उसका मुख्य तर्क यही है कि औरंगजेब की जो कथित सहिष्णुता साबित करने के लिए ज्ञानचंद्र ने जो सबूत दिए वो अपर्याप्त हैं और शायद भ्रामक भी हैं। ये औरंगजेब के इतिहास लेखन की जटिलताओं का दिखाता है कि कैसे चुनिंदा सबूतों या उनकी एक खास व्याख्या के आधार पर एक पूरी छवि बन सकती है। हाँ, और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। अच्छा, इस नजरिए को समझने के बाद लेख एक और दिलचस्प पैटर्न की तरफ इशारा करता है। जी, वो कुछ खास तरीकों या कह लें रणनीतियों की पहचान करता है जिनका इस्तेमाल लेख के अनुसार कुछ इतिहासकार औरंगजेब के विवादास्पद कामों को, जैसे मंदिर विध्वंस, हाँ, उनको समझाने या उनके असर को कम करने के लिए करते हैं। हाँ, लेख में इनका जिक्र है। जैसे एक है सामान्यीकरण, मतलब ये कहना कि भाई दूसरे राजा भी तो ऐसा करते थे। अच्छा, व्हाट अबाउट रीच, जैसा बहुत वैसा ही। या फिर औचित्य बताना कि ये राजनीतिक जरूरत थी, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी। एक और तरीका है नैतिक संतुलन का, कि देखो अगर मंदिर तोड़े तो कुछ अनुदान भी तो दिए थे। राइट। और आखिर में एक तरह की क्षमा याचना कि हाँ, कुछ मंदिर टूटे पर सारे थोड़ी तोड़े थे। और लेख ये भी कहता है कि काशी विश्वनाथ जैसे बड़े महत्वपूर्ण मंदिरों के तोड़े जाने के साफ सबूत हैं। बिल्कुल है। उसके बावजूद इन रणनीतियों का इस्तेमाल करके उस पहलू को शायद कमजोर करने की कोशिश की जाती है। जी, और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये केस स्टडी कई तरह से उपयोगी है। ये सिखाती है कि कोई भी स्रोत हो, चाहे वो कितना भी स्थापित क्यों ना लगे, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना कितना जरूरी है। ऐतिहासिक दावों के पीछे जो विचारधाराएं हो सकती हैं उनको कैसे पहचाने। सही कहा। और ये समझना कि इतिहास की व्याख्याएं हमारे आज को, हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करती हैं। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि ऐतिहासिक तथ्य भी अक्सर चयन, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण का नतीजा होते हैं। उन्हें बस यूं ही स्वीकार करने से पहले सवाल पूछना जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे द प्रिंट का ये लेख ज्ञानचंद्र के काम और उसके प्रभाव पर सवाल उठाकर औरंगजेब के इतिहास लेखन की एक परत खोलता है। हाँ, ये दिखाता है कि इतिहास कितना गतिशील और व्याख्याओं से भरा हो सकता है। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इतिहास के जो विवादास्पद या मुश्किल हिस्से हैं, उनका सरलीकरण कर देना या उन्हें किसी तरह नजरअंदाज कर देना, क्या ये हमें अतीत की गहरी और सच्ची समझ हासिल करने में मदद करता है, या ये भविष्य में आपसी समझ और सामंजस्य बनाने के रास्ते में एक बाधा बनता है? ये एक अहम सवाल है। इस पर श्रोताओं के क्या विचार हैं, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। नीचे टिप्पणी में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। हाँ, और अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।